हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ईचिंग के बारे में। ईचिंग मतलब कि खुजली होना। तो शरीर में जो खुजली होने के जो कारण है, जिसको हम कहते हैं कोजिस, या फिर दूसरे वर्ड में उसको हम कहते हैं रीजंस। कि कौन से रीजंस के कारण, कौन से अलग अलग कारण से हमें हमारी बॉडी के अंदर खुजली होती है, ईचिंग होती है। फिर उसके जो लक्षण मतलब कि सिम्टम्स और उसके उपाय। तो जो हम रेमेडीज कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके जो उपाय, तो कौन से मेडिसिन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, कौन से तरीके से हम खुजली का उपाय कर सकते हैं कि जिसके कारण आपको ये जो कंडीशन में से काफ़ी राहत मिले। तो ये सभी पॉइंट्स को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। So, the expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being in 1 lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल। फार्मारॉक्स का मोबाइल ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फॉर द वेरियस फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए इचिंग के बारे में। तो व्हाट इज इचिंग? तो इचिंग इज एन इरिटेशन और इट इज ए वन टाइप ऑफ इरिटेटिंग सेंसेशन दैट मेक पर्सन टू स्क्रैच द स्किन। मतलब कि जब हम ये स्क्रीन हमारी जो स्किन के ऊपर स्क्रैच करते हैं, कि जो जब आपको खुजली होती है, तो जब वो जो पार्ट है उसके ऊपर आपको जो है वो खुजाना पड़ता है। सेंसेशन ऐसे होते हैं अबाउट द स्क्रैच द स्किन, कि आपको ऐसा फील होता है कि वो स्किन को आप स्क्रैच करें, तो उसको हम कहते हैं ईचिंग। समटाइम इट कैन फील लाइक पेन बट इट इज़ डिफरेंट। कि कई बार ऐसे पेन सेंसेशन भी होते हैं ईचिंग के कारण, बट इट इज़ अ डिफरेंट देन द पेन लाइक हेडेक और द पेन लाइक एनी इंजरी। के किसी इंजरी या फिर हेडेक के कारण होने वाले पेन से ये पेन जो है वो डिफरेंट होता है। पीपल में ऑल्सो एक्सपीरियंस फील इची इन वन एरिया इन द बॉडी, बट समटाइम दे मे फील इचिंग ऑल ओवर। मतलब कि जब आपको इचिंग होती है, इचीनेस जैसा फील होता है, तो उस वक्त जो पर्सन है वो पूरे बॉडी पे उसको इचिंग होती है, या फिर कोई अफेक्टेड जो पार्ट होता है वहाँ पे जो है वो उसको इचिंग होती है, जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि आप जो है वो वहाँ पे वो स्किन को आप स्क्रैच करें, और जिसके कारण क्या होता है कि वो स्किन धीमे धीमे और ज़्यादा डैमेज होती है स्क्रैच करने के कारण। इवन वहाँ पे और ज़्यादा रैसेस हो जाते हैं। कई बार इतना ज़्यादा कोई लोग स्क्रैच कर देते हैं, तो जिसके कारण वहाँ से फिर ब्लड भी बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इचिंग, एंड अलोंग विद द इचिंग दे में ऑल्सो हैव ए रैश और हाइव्स। तो ये कंडीशन है इचिंग की, कि ये एक ऐसा सिम्टम हम कहें या फिर ऐसी मेडिकल कंडीशन कहें कि जिसके कारण कोई भी पर्सन को अपनी जो स्किन है उसको स्क्रैच करने का मन होता है, स्किन को खुजाने का मन होता है, और जिसको हम कहते हैं खुजली। हिंदी में उसको हम खुजली कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहा जाता है इचिंग। तो ये स्लाइड पर से आपको इतना याद रखना है कि इचिंग इट मीन्स इरिटेटिंग सेंसेशन अबाउट द स्क्रैच द स्किन, और वो ऑल ओवर द बॉडी भी होती है या फिर कोई अफेक्टेड पार्ट के ऊपर, और इचिंग के साथ वहाँ पे आपको रैसेस एज वेल एज हाइव्स भी देखने को मिलते हैं। अब समझिए उसके रीजंस समझना बहुत ही जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि व्हाट आर द कोजेज फॉर इचिंग। खुजली होने के जो कारण क्या है? तो इचिंग ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। कि जो किसी भी पर्सन की जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम के अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है,
तो उसके कारण जो है वो इचिंग हो सकती है। फिर जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है आपके अंदर, या फिर किसी भी चीज़ की कोई एलर्जी है, तो उसके कारण भी पर्सन को जो है वो एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं अबाउट द नंबनेस, टिंगलिंग, प्रिकलिंग एंड क्राउलिंग, और उसके कारण जो है वो आपको इचिंग भी होती है, खुजली भी होती है। फिर स्किन्स कंडीशंस, जैसे कि किसी को एक्जेमा हुआ है, सोराइसिस है, और ड्राई स्किन। तो ये आप डायग्राम पे ऊपर खास ध्यान रखिए कि ये जो अफेक्टेड एरिया दिखाया है ड्राई स्किन का। फिर स्किन के ऊपर आप यहाँ पे रैसेस देख सकते हैं, रेड और इरिटेटेड स्किन यहाँ पे देख सकते हैं, एंड स्मॉल बम्प्स ऑन द स्किन सरफेस। कि जब किसी पर्सन को इचिंग होता है तो उसके कारण जब वो अफेक्टेड एरिया के ऊपर जब स्क्रैच करता है, खुजाता है, तो उसके कारण वहाँ पे जो है ऐसा रेड इरिटेटेड स्किन हो जाती है, रैसेस भी डेवलप होते हैं, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गई स्किन। कि स्किन के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है। अब वो मॉइस्चर समझो कि आपका काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस होता है, और जिसके कारण ये जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो ड्राई स्किन होने के कारण भी इचिंग होती है। फिर इरिटेटिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड अदर सब्सटेंस। अगर समझो कि आपने कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज़ की है कि वो आपको अच्छे से सूट नहीं हुआ है, या फिर उसकी जो क्वालिटी थी वो प्रॉपर अच्छी नहीं थी, तो वो प्रिपरेशन के कारण आपको जो है वो इचिंग हो सकती है। फिर कोई ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, तो वो केमिकल के कारण भी आपको आपकी बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकता है। फिर जो हम पैरासाइट्स कहे कि लाइक पिन वॉर्म्स होते हैं, स्कैबिस है, फिर हेड एंड बॉडी लाइसिस वगैरह है, तो उनके कारण भी जो आपको इचिंग फील होता है। तो पैरासाइट्स की जो माइक्रोब्स है अलग अलग, कि पिन वॉर्म्स हम कहे, स्कैबिस कहे, फिर हेड एंड बॉडी लाइस होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ईचिंग के लिए। फिर इन सम केसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ केसेस के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को ईचिंग जैसा फील होता है, तो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड ईचिंग हम कह सकते हैं कि इन ओनली इन सम केसेस, सभी को नहीं, इन ओनली सम केसेस। फिर किसी को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी और थायराइड रिलेटेड डिसीज है, तो उसमें भी पर्सन को इचिंग होता है बॉडी पे। कुछ कैंसर्स के अंदर, फिर कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी इचिंग हो सकता है। डिसीज दैट कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम में कोज द स्किन इचिंग। ऐसे डिसीजेस कि जिसके कारण आपकी नर्वस सिस्टम के ऊपर असर होता है, तो नर्वस सिस्टम के ऊपर असर होने के कारण भी जो स्किन ऊपर इचिंग हो सकती है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी एलर्जन, अगर कोई भी ऐसे सब्सटेंस कि उसकी आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो एलर्जी के कारण भी आपको जो है वो इचिंग हो सकती है। जैसे कि एलर्जी के कारण स्नीजिंग होता है अचानक से, कि कोई आपको डस्ट की एलर्जी है, तो डस्ट के कांटेक्ट में आने के कारण आपको तुरंत डस्ट माइट्स के कारण जो है स्नीजिंग होगा। सेम लाइक दैट कुछ लोगों को इचिंग भी होती है, एज वेल एज जो हम कोई इंसेक्ट बाइट करें, तो इंसेक्ट बाइट के कारण समझो कि पर्सन को एलर्जी है वो इंसेक्ट बाइट से, तो उसके कारण भी वो अफेक्टेड एरियाज पे ऊपर उसको इचिंग हो सकती है। सिम्टम्स देखिए इचिंग के अंदर, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू है, हम देखें तो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि रेडनेस ऑन द स्किन, रेडनेस ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर आपको देख सकते हैं कि रेड और इरिटेटेड स्किन जो है वो देखने को मिलती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ इचिंग। उसके अलावा जो हम कहें कि बम्प्स, स्पॉट और ब्लिस्टर ऑन स्किन सरफेस, की जो स्किन की सरफेस ऊपर आपको ये जो ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, फिर स्मॉल बम्प्स जैसा देखने को मिलते हैं, वो भी एक सिम्टम है इचिंग के लिए। फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाना, तो वो एक सिम्टम बनता है इचिंग के लिए। फिर क्रैक स्किन, कि स्किन के अंदर क्रैक पड़े हुए हैं,
और जब क्रैक स्किन होती है तो उसके कारण भी इचिंग होती है। तो वो ये रीज़न भी बनते हैं ये सब, एज वेल एज सिम्टम भी बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। फिर लेदरी और स्केली स्किन हो जाना, कि आपकी जो स्किन है वो लेदर जैसी हो जाती है, एज वेल एज स्केली स्किन की रफ जैसी स्किन हो जाना, रैसेस वाली स्किन होती है ऐसा हो जाना, और जिसको हम कहते हैं सिम्टम ऑफ इचिंग एंड इरिटेशन ऑन स्किन सरफेस। और आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आपको बहुत ही इरिटेशन होते हैं। और जब आप समझो कि वहाँ पे जब एक सिम्टम ऐसा भी है कि जब आपको स्क्रैच करने का मन हो तब थोड़ी देर के लिए आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, तब 5-10 मिनट तक वहाँ पे अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे। आप जहाँ पे खुजली होती है वहाँ पे आप अच्छे से खुजा लेंगे, बट फिर क्या होगा, वो 5 या 10 मिनट तो आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो पेन थोड़ा स्टार्ट होगा कि वहाँ पे आपको फिर बर्निंग जैसा फील होगा, फिर इरिटेशन फील होगा, पेन जैसा फील होगा, और फिर आप जो है वो वहाँ पे जो भी आपको क्रीम्स वगैरह दी है, कोई भी मेडिकेशंस दिए है, वो अप्लाई करेंगे। या फिर आपके पास उस वक्त कोई मेडिकेशन और कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम नहीं है, तो उसके कारण काफ़ी आप इरिटेटेड फील करेंगे। तो ये बन जाते हैं सिम्टम्स ऑफ ईचिंग। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखना लास्ट तक, कि जिससे आपको सभी पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी अबाउट कि इचिंग की हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इचिंग के डेफिनेशन के बारे में सीखा, उसके कोजेज, रीजन, साइन एंड सिम्टम्स। अब जो ज़रूरी बात है उसके ट्रीटमेंट की, तो हम यहाँ पे सभी टाइप के जो पहलू है उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज कोल्ड कॉम्प्रेस। कि कोल्ड कॉम्प्रेस एप्लीकेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, कि जहाँ पे आपको खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो कोल्ड कॉम्प्रेस मतलब कि आप आइस यूज कर सकते हैं। सेकंड ये ऑप्शन एक रहता है कि स्किन मॉइस्चराइजर्स या फिर स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर टेकिंग ल्यूक वार्म एंड ओटमील बाथ, वो भी एक काफ़ी असरदार साबित होता है। फिर टेक बाथ विथ नीम लीफ एक्सट्रैक्ट इन वाटर, मतलब कि जो नीम के जो पत्ते होते हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट या फिर नीम के पत्तों को पानी के साथ गर्म करके वो पानी से जब आप नहाते हैं तो वो एक मेडिकेटेड वाटर हो जाता है। और वो मेडिकेटेड वाटर यूज़ करने से काफ़ी आपको फ़ायदा होता है, बिकॉज नीम जो है वो नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है नीम के अंदर। तो जब आपको ऐसे स्किन डिसीज़ हो और स्किन डिसीज़ के कारण इचिंग हो रही है, स्किन डिसीज़ के कारण होने वाली इचिंग, बिकॉज ये जो इचिंग है वो 1 और 2 टाइप से हम देखें तो किसी भी तरह से होने वाली एलर्जी ही है। स्किन पे कोई भी एलर्जी होना, स्किन रिलेटेड कोई डिसीज होना, इन्फेक्शन होना, और उसी के कारण हमें ये इचिंग होते हैं। तो जब आपकी स्किन ऊपर ऐसे प्रॉब्लम से और जब आप ऐसे मेडिकेटेड वाटर से स्नान करते हैं तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। टेक प्रॉपर बाथ यूजिंग मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड सोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि समझो कि आपके पास ये नीम के पत्तों का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में नीम के पेड़ नहीं है शायद, या फिर नीम वहाँ पे आपको लीफ नहीं मिल जाते आसानी से, तो आप ऐसे मेडिकेटेड सॉप भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी यू कैन टेक प्रॉपर बाथ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि ये जो क्रीम्स वगैरह आप अप्लाई करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स एज वेल एज बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट्स है, सल्फर कंटेनिंग मेडिकेशन है, कि जो उसके क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल वगैरह अवेलेबल होती है, और टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये टैबलेट से भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, कि कुछ ओवर द काउंटर है और कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन से। तो सभी को अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हर्बल रेमेडी की हम बात करें, कि हर्बल होम रेमेडी फॉर ईचिंग, कि घर पे ही आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो नीम का ऑप्शन है हमारे पास, फिर एलोवेरा है, और कोकोनट ऑयल। तो ये तीनों जो ऑप्शन है उसको यूटिलाइज कैसे करें, तो नीम जो है उसकी समझो कि आप इस तरह से पेस्ट बनाते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं
नीम की पेस्ट। और ये जो पेस्ट है नीम के पत्तों की, नीम के जो लीफ होते हैं, ये लीफ की समझे कि आप अच्छे से एक पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्ट को आप अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करते हैं, तो वो भी काफ़ी असरदार साबित होगा। पेस्ट ना हो डायरेक्टली आप नीम के पत्तों का ये नीम वाटर जैसा तैयार करते हैं, एक टाइप का नीम वाटर हम कह सकते हैं ये, कि ये पानी के अंदर नीम एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, कि आप पानी गर्म करते वक्त ही उसके अंदर ये नीम के पत्ते डाल दें और ये जो पानी है उससे जो है आप अच्छे से बाथिंग लेते हैं, स्नान करते हैं, तो वो काफ़ी पावरफुल और इफ़ेक्टिव साबित होता है ये नीम। फिर दूसरा ऑप्शन है ये हमारे पास एलोवेरा, कि आपने एलोवेरा तो ये देखा ही होगा। तो ये एलोवेरा जो है उसके जो हम कट करके अंदर से जो उसकी एलोवेरा की जो जेल निकलती है, एलोवेरा की जो जेल, तो ये जेल है वो आपके अफेक्टेड पार्ट ऊपर से आप लगाइए, तो उससे भी इचिंग में फ़ायदा होता है। और कोकोनट ऑयल, कि आप ये जो कोकोनट देख रहे हैं उसका जो ऑयल होता है कोकोनट ऑयल, तो वो भी क्या करता है कि कोकोनट ऑयल से आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा, तो कोकोनट ऑयल जो है वो आपके लिए स्किन मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, कि जिससे कारण आपकी जो स्किन है उसको मिलेगा मॉइस्चर, और स्किन को मॉइस्चर मिलेगा तो जो ड्राई स्किन थी वो मॉइस्चराइज स्किन हो जाएगी, और स्किन को अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा और साथ में आप दूसरे भी जो रेमेडीज ट्राई करते रहेंगे, तो उसके कारण आपकी जो इचिंग है और उसका जो रीज़न है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा और आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल भी हो जाएगी और इचिंग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। फिर यूज़ ऑफ कैलेमाइन लोशन, तभी हमने एक रिसेंट में कैलेमाइन लोशन के ऊपर भी एक लेक्चर बना था, उसमें मैंने एक आपको किया था कि ये एक बेस्ट लोशन है आपके लिए ईचिंग के लिए, कि जब आपको खुजली होती है तो ये पिंक लोशन होता है एक टाइप का, कि ये पिंक कलर का जो लोशन होता है कैलेमाइन लोशन हम कहते हैं, तो उसके अंदर एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रहती है, कि जो एक्जेमा है, इम्पेटिगो, सनबर्न, डर्मेटाइटिस, ईचिंग, फिर वेरिकोज अल्सर, सोराइसिस, तो ये सभी अलग अलग स्किन डिसीज, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो उसके क्रीम फॉर्म में भी अब वो अवेलेबल होता है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग उसके ये प्रोडक्ट्स की जो क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है, एज वेल एज ये जो आप देख सकते हैं कैलेमाइन लोशन, तो ये अलग अलग लोशन फॉर्म में भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। जस्ट आपको कैलेमाइन लोशन जो है वो याद रखना होता है, या फिर कैलेमाइन का क्रीम, तो ये लगाने से भी इचिंग के अंदर काफ़ी फायदा होता है। फिर जो हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कोल्ड कॉम्प्रेस की, तो कोल्ड कॉम्प्रेस मतलब कि अ कूल वेट क्लॉथ और एन आइस पैक ऑफन हेल्प टू रिलीव द इरिटेटेड और इची स्किन, कि जब आपको स्किन ऊपर इचिंग होता है या फिर खुजाने के सेंसेशन होते हैं, तो उस वक्त ये जो कोल्ड पैक हम कहें, कोल्ड पैक्स हम कह सकते हैं उसको, या फिर कोल्ड कॉम्प्रेस भी उनको कहा जाता है, तो ये कोल्ड कॉम्प्रेस के इसके अंदर फिल किया होता है आइस, कि जितने भी जो आइस बैग होते हैं उसके अंदर फिल किया होता है आइस, तो ये जो आइस है उसके कारण आपको काफ़ी जो है वो कूलिंग सेंसेशन मिल जाता है, जिसके कारण जो आपको रिलीव होता है फ्रॉम ईचिंग। द कोल्ड compress is applied to the affected area and held for 5 to 10 minutes. The cool temperature can help and reduce the itching. मतलब कि जो आपको स्किन को स्क्रैच करने के जो सेंसेशन होते हैं वो सेंसेशन को ये रिड्यूस करेगा। ऐसा नहीं कि कोल्ड कॉम्प्रेस से आपका जो स्किन डिसीज है वो क्योर हो जाएगा, वो बात नहीं है। वो क्योर करेगा आपकी इचिंग को, कि जो आपको खुजाने का जो मन होता है, वहाँ पे खुजाने के सेंसेशंस होते हैं, वो कर देगा रिड्यूस, हेल्प टू रिड्यूस द इचिंग। तो ये एक रेमेडी बनती है, होम रेमेडी में भी ये हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, कि जब आपको ऐसा फील होता है किसी भी पार्ट पे, तो इस तरह से आप जो आइस है उसको किसी बैग में लेकर, कि कोई प्लास्टिक बैग है आपके पास या फिर आइस बैग ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है,
कोई आपके पास टॉवेल है, रुमाल है, उसके अंदर आइस रख के अच्छे से जो है वो आप कोल्ड कंप्रेस दीजिए आपकी अफेक्टेड एरिया को। फिर बात आती है स्किन मॉइस्चराइज़र की। तो स्किन मॉइस्चराइज़र हम क्यों यूज़ करें? तो यहाँ पे जो हम अलग अलग जो टॉप ब्रांड्स अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर मॉइस्चराइजर्स की, जो हम देखें तो वो यूज़ कर सकते हैं कि जब जो रीज़न है ड्राई स्किन है, इफ़ द रीज़न फॉर इचिंग इज ड्राई स्किन, देन इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द स्किन मॉइस्चराइजर टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द स्किन। कि जब हमें रीज़न पता पता चलता है कि ड्राई स्किन के कारण किसी पर्सन को इचिंग हो रही है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ड्राई स्किन की ही ट्रीटमेंट कर ले। तो दिस टाइप of minor itching usually occurs due to the dry skin, so it can be easily treated with स्क्रीन मॉइस्चराइजर्स ऑल्सो। कि जब आप ये ड्राई स्किन रिपेयर या फिर जब आप कोई भी बॉडी लोशन से अप्लाई करते हैं कि जो स्क्रीन मॉइस्चराइजर्स के काम करते हैं, कोल्ड क्रीम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लोशंस है, कोल्ड क्रीम से जितने भी ये स्क्रीन मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनको आप आपके अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करके जो स्किन ड्राई हो जाती है उसको फिर से मॉइस्चराइज करिए, तो इचिंग जो है वो कम हो जाएगी। फिर टेकिंग ल्यूक वार्म और ओटमील बाथ, कि जो ल्यूक वार्म बाथ की जो हम बात करते हैं तो वो किस तरह से तैयार होता है। तो अ बाथ इन विच द पेशेंट्स बॉडी एक्सेप्ट द हेड इज इमर्स इन ए वाटर फ्रॉम 94 to 96 Fahrenheit. That means 34.4 to 35.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 60 मिनट। कि जो भी पर्सन है उसके बॉडी का हेड के सिवाय का जो नीचे का जितना भी पोर्शन है वो ऐसे पानी के अंदर इमर्स किया जाता है कि जिसका टेम्परेचर है 34.4 से 35.6 फॉर 15 to 60 मिनट। और उसी वाटर के अंदर जो ओटमील हम कहते हैं वो मिक्स किया जाता है, कि ये जो आप देख सकते हैं ओटमील। तो ओटमील को हम हिंदी में कहते हैं जई का दलिया कहते हैं। तो इन ल्यूकवार्म वाटर ऐड ओटमील एंड सोक फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के लिए वो पानी के अंदर आप इसको भिगो कर रखिए और उसी पानी से आपको जो है वो स्नान करना है। सो द पर्सन हैव टू टेक बाथ यूजिंग दैट वाटर, कि वही पानी से जो पर्सन है उसको अच्छे से स्नान करना है। एंड आफ्टर द बाथ जेंटली पेट योर सेल्फ, फिर अच्छे से आपकी जो बॉडी है उसको आप जो है वो टावल से या फिर रुमाल से अच्छे से साफ कर दीजिए। तो बॉडी को सुखाना भी ज़रूरी है आफ्टर टेकिंग दिस बाथ, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे जो भी पार्ट है कि वहाँ पे आपको जो खुजली होती है, इन्फेक्स स्किन डिसीज के कारण इचीनेस होता है, तो वो पार्ट को अच्छे से जो है वो सूखा देना ज़रूरी है। इसलिए ये भी एक जब आप ल्यूक वार्म या फिर ओटमील बात कर दे तो उसके बाद बॉडी को अच्छे से आपको ड्राई कर लेनी है और उसके बाद आप वो पार्ट के आपको जो भी मेडिकेशंस दिए हैं, कोई मॉइस्चराइजर्स दिया है, जो भी मेडिकेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक प्रॉपर बाथ यूजिंग द मेडिकेटेड सॉप। जो भी पर्सन को ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अच्छे से पहले तो स्नान करना चाहिए, कि आपको अच्छे से नहाना चाहिए, जिसके कारण जो बैक्टीरियाज है या फिर कोई माइक्रोब्स है कि जिनके कारण आपको स्किन डिसीज हुई है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके लिए आप मेडिकेटेड सोप जरूर से यूज़ करिए। मेडिकेटेड सोप मेनली कंटेंट द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट विच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड स्किन डिसीज एंड इचिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके अंदर एंटी फंगल एजेंट होते हैं, उसके अलावा एंटी इचिंग एजेंट होते हैं कि जो खुजली को रिड्यूस करवाते हैं, स्किन मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, एंटीसेप्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड फ्रेगनेंस रहते हैं। तो जो हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कहते हैं, फिर दूसरे दूसरे मेडिकेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोट्राइमाजोल का सोप हम देख सकते हैं। फिर हम कीटोकोनाजोल का भी यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकेटेड सोप। फिर क्लोट्राइमाजोल का सोप है यहाँ पे,
सेवलॉन आप देख सकते हैं, डेटॉल का भी अवेलेबल होता है। फिर जो बात होती है हर्बल के अंदर, तो हर्बल के अंदर जो नीम कंटेनिंग सोप होता है, नीम का जो साबु होता है, वो आप खास यूज़ कर सकते हैं कि नीम के साबुन से रोज़ाना आप अच्छे से नहाते हैं वो साबु लगा के, तो उसके कारण जो है वो काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। तो ये एक ऑप्शन है नीम का, कि वो भी एक टाइप का मेडिकेटेड सोप ही है। और उसके अलावा जो यहाँ पे ग्लेनरॉन का क्लोट्राइमाजोल का सोप देख सकते हैं, सेवलॉन है, डेटॉल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे दूसरे भी मेडिकेटेड सोप आपको मिल जाएंगे कि जिसके अंदर मेडिकेटेड कंटेंट अवेलेबल होते हैं, लाइक एंटी फंगल एजेंट, एंटी इचिंग एजेंट, स्किन मॉइस्चराइजर, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स एंड आपको खुशबू के लिए फ्रेगनेंस भी होते हैं उसके अंदर। फिर ओवर द काउंटर क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स, तो बीटा मिथासोन की जो क्रीम की, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटनोवेट का जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर बीटा मिथासोन जो होता है, तो वो क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लैक्सोस्मिथलाइन जीएसके की ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट आता है, या फिर वाइट ऑइंटमेंट हम कहते हैं, कि जिसके अंदर कंपोजिशन होता है बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट। तो जब आप ये वाइट ऑइंटमेंट लेते हैं तो उसका कंटेंट आप जरूर से पढ़ लीजिए, कि जिसके अंदर बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड होगा, तो वो आपको जो स्किन डिसीज जो है वो क्योर करेगी, और वो स्किन डिसीज या फिर जो रैसेस वगैरह है वो क्योर हो जाएंगे, और जिसके कारण जो आपको इचिंग होती है, इची स्किन हो जाती है, वो ट्रीट हो जाएगी। फिर वाइट फील्ड ऑइंटमेंट जो आते हैं, वाइट ऑइंटमेंट में आप देखेंगे तो ये बीटेक्स का वाइट ऑइंटमेंट है, और वाइट फील्ड ऑइंटमेंट की जिसके अंदर बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये वाइट ऑइंटमेंट के जो उसके ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और साथ में वो लोशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, कि जो आप बीटेक्स की जो काफ़ी फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया के अंदर, वो भी काफ़ी पावरफुल है। उसके ऊपर भी लिखा है देखिए कि फॉर एक्जेमा, रिंगवॉर्म, इचिस एंड कोल्ड क्रैक्स, सभी के अंदर वो इफेक्टिव साबित होता है। ऑल्सो फॉर द पिंपल्स। फिर दूसरे जो ऑइंटमेंट्स और क्रीम, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन के जो क्रीम्स कि जो ओवर द काउंटर आपको मिल जाते हैं। फिर ये बेटनोवेट काफ़ी पावरफुल प्रोडक्ट रहता है, वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है, बीटेक्स है, तो वो भी ओवर द काउंटर अवेलेबल क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स है। फिर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन की हम बात करें तो एक एबॉट का ये प्रिपरेशन आता है, क्रोटामिटॉन क्रीम एज पर द आईपी, और क्रोटामिटॉन का कॉम्बिनेशन आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ, वो भी एबॉट का आप प्रिपरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्रोटामिटॉन इज ए ड्रग दैट इज यूज बोथ एज ए स्कैबिसिडल एंड एज अ जनरल एंटीप्रूरिटिक। एंटीप्रूरिटिक मतलब कि इचिंग को कम करने वाले मेडिकेशंस। तो स्कैबिसिडिल है कि जो स्कैबिस के कारण आपको इचिंग हो रही है, एंटीप्रूरिटिक प्रूरिटिक हो गया हुआ है, आपको इचिंग हो रही है, तो उस वक्त ये काफ़ी फायदेमंद है। एंड इट इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लोशन, प्रिस्क्रिप्शन लोशन बेस्ड मेडिसिन that is applied to the whole body to get the rid of the scabies parasite that burrow under the skin and cause the itching। कि जब आपको स्कैबिस के कारण भी इचिंग हो रही है, तो उस वक्त ये प्रिस्क्रिप्शन बेस के जब आप कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, फिर उनसे किस डायग्नोसिस के बाद आपको ये जो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहता है फॉर द पेशेंट्स। फिर बात आती है एंटीहिस्टामाइंस की फॉर इचिंग। तो एंटीहिस्टामाइंस के जो टैबलेट्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, उनके क्रीम्स भी समझो कि आपके पास अवेलेबल है कोई, तो ये काफ़ी फायदेमंद है। लाइक ब्रोमफिनारामाइन है, फिराइनामाइन मेलेट है, सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, क्लोरफिनारामाइन, क्लेमास्टिन है, डाइफिनहाइड्रामाइन, फैक्सोफिनाडिन है, लॉराटाडिन है। तो जितने भी ये अलग अलग ओवर द काउंटर अवेलेबल एंटीहिस्टामाइंस है, वो यूज़फुल रहते हैं। कुछ प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं और कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, कि जो आपको
ये इचीनेस में से रिलीफ देते हैं। फिर जो एंटी फंगल्स एजेंट्स की हम बात करके समझे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण आपको इचिंग हो रहा है, तो उस वक्त क्लोट्राइमाजोल है, इकोनाजोल है, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वारिकोनाजोल। तो जितने भी ये एंटी फंगल्स एजेंट हैं, इनमें उनकी ये जो टैबलेट्स आती है, क्रीम्स अवेलेबल होती है, एंटी फंगल क्रीम्स जो हम कहते हैं, एज वेल एज उनके रिलेटेड एंटमेंट, क्रीम, जेल, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सभी भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर इचिंग। फिर सल्फर फॉर इचिंग, तो सल्फर इज अप्लाइड टू द स्किन फॉर डैंड्रफ एंड एन इची स्किन इन्फेक्शन कोज बाय माइट्स, कि जो हम माइट्स कहते हैं, जो स्कैबिस कहते हैं, उनके कारण जब समझे कि आपको स्किन डैंड्रफ होता है, तो कई बार देखिए आप स्किन के अंदर डैंड्रफ होता है तो भी आपको काफ़ी इचिंग होता है, तो उस वक्त आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे आपका वो क्योर हो जाता है। बट समझे कि इची स्किन होती है उसके कारण, तो उस वक्त जो सल्फर कंटेनिंग प्रिपरेशंस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अप्लाई टू द स्किन फॉर एक्ने एंड स्किन रेडनेस और इचिंग। तो आप देखिए ये सल्फर का ऑइंटमेंट अवेलेबल होता है फॉर इचिंग एंड स्किन इन्फेक्शन, उसके लेबल पे ही लिखा है, और वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो सल्फर ऑइंटमेंट। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर एंड सैलिसिलिक एसिड का ये सोप अवेलेबल है। फिर ये जो आप प्रिपरेशन आपने देखी होगी, तो जख्मे रूज करके जो प्रिपरेशन आती है, जख्मे रूज, तो उसके अंदर भी एक इंग्रेडिएंट रहता है ये सल्फर के। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड तो होता ही है, बट जिंक ऑक्साइड के साथ उसके अंदर ऐड होता है सल्फर। तो जख्मे रूज की जो गुलाबी मलम भी उसको कहा जाता है, पिंक ऑइंटमेंट भी उसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में उसको हम कहते हैं गुलाबी मलम। तो जब आपको इची स्किन है और कोई स्किन डिसीज है ड्यू टू द स्कैबिस टाइप, आपको ऐसा लगता है कि स्कैबिस जैसा हुआ है, या फिर स्किन एक्ने हुआ है, रेडनेस है वहाँ पे, तो ये अप्लाई करने से भी काफ़ी फायदा होता है। तो जख्मेरूज एक ऑप्शन है आपके पास, सल्फर वाले ऑइंटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है, उसके रिलेटेड जो सोप आता है उससे भी आप रेगुलर जो है वो नहा सकते हैं। यू कैन टेक द रेगुलर बाथ यूजिंग दिस टाइप ऑफ सल्फर कंटेनिंग सोप ऑल्सो। तो ये हमारा स्पेशल लेक्चर था आपके लिए इची स्किन्स के बारे में, कि जिसके अंदर हमने डिटेल में स्टडी किया इचीनेस के बारे में। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हम बता सकते हैं मैं आपको, कि कई बार क्या होता है कि ये जो मेडिकेशंस के साथ आपको जो ईटिंग हैबिट्स की जो हम बात करते हैं, तो खाने के अंदर आपको ऑयल जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, कि जो ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस होते हैं वो आपको कम खाने चाहिए। फिर जो ऐसे कि जो काफ़ी खट्टे फल वगैरह है वो भी आप समझो कि कम खाते हैं, तो उसके कारण आपको इचिंग थोड़ी बहुत कम होगी। फिर जिसी के कारण आपको एलर्जीज वगैरह है उनसे दूर रहे, कि जिनके कारण आपको स्किन एलर्जी हो जाती है, कि जो आपके लिए एलर्जेंस है उनसे दूर रहेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। फिर जो ऑयल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि जब आप अलग अलग टाइप्स के ऑयल्स यूज़ करते हैं खाने में, कि आपके घर पे कोई अलग ऑयल यूज़ हो रहा है, अब मार्केट में बाहर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाते हैं, तो एक्सेसिव अमाउंट में स्ट्रीट फूड खाने से भी क्या होता है कि सभी अलग अलग टाइप के ऑयल्स आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, और वो ऑयल्स की समझे कि आपके बॉडी को सूट नहीं होते, तो उनके कारण भी स्किन डिसीजेस होती है, और वो स्किन डिसीज आपके लिए इचिंग का एक रीज़न बनती है। तो हेल्थी डाइट्स भी एक ज़रूरी है, जिसके कारण आपको आगे जाके ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये हमने डिटेल में सीखे अलग अलग रेमेडीज फॉर द इचिंग। तो जो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, फिर ये लेक्चर के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, एंड एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे भी आपको ऐप मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं आप, 9426188036 यूज़ कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।